वेलकम टू अंश कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस लेक्चर में आप पढ़ रहे हैं बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बैंक के निधि स्रोत। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि बैंक की पूंजी के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ फंड क्या है, और इसके बारे में हम आपको बताए भी थे कि बैंक कहाँ कहाँ से पूंजी जुटाता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट हेडिंग भी ये बता दिए थे, अंश पूंजी के बारे में बता दिए थे कि बैंक की पूंजी के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक क्या क्या है। तो आपको कल वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, इसके लेक्चर फर्स्ट में अंश पूंजी के बारे में बता दिए हैं। ये लेक्चर सेकंड है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जमाए के बारे में। जमाए या निक्षेप, निक्षेप जमाए दोनों एक ही चीज है। इसको इंग्लिश में डिपॉजिट बोला जाता है। बैंक की पूंजी का सबसे बड़ा साधन जमाओं के रूप में प्राप्त धनराशि है। तो ये हम लोग ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि बैंक कहाँ कहाँ से पूंजी जुटा लेता है। ठीक है, तो सबसे हम लोग अंश पूंजी के बारे में पढ़ लिए थे, और ये दूसरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निक्षेप के बारे में। तो ये दिया है कि बैंक की पूंजी, चल पूंजी मतलब पूंजी एक ही चीज समझिए। बैंक की पूंजी का सबसे बड़ा साधन जमाओं के रूप में प्राप्त धनराशि है। अब जमाओं का मतलब क्या हुआ, जो भी कस्टमर, मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो क्या है, तो वो बैंक के लिए वही उसी को जमा बोलते हैं। तो बैंक की पूंजी का सबसे बड़ा साधन जमाओं के रूप में प्राप्त धनराशि है। जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, सारे लोग जमा करते हैं, तो बैंक की पूंजी का वही साधन है। सबसे बड़ा साधन जमाए हैं। तो यही दिया है कि बैंक की चल पूंजी का सबसे बड़ा साधन जमाओं के रूप में प्राप्त धनराशि है। बैंक क्या करता है, बैंक लोगों तथा संस्थाओं से प्राप्त धनराशि को विभिन्न प्रकार के खातों में जमा करते हैं। और बैंक क्या करता है, लोगों तथा संस्थाओं से प्राप्त धनराशि को विभिन्न प्रकार के खाते में बैंक लोगों तथा संस्थाओं से प्राप्त धनराशि को विभिन्न प्रकार के खाते में जमा करते हैं। बैंक क्या करता है, लोगों या संस्थाओं से जो धनराशि प्राप्त करता है वो विभिन्न प्रकार के खातों में जमा करता है, विभिन्न प्रकार के खाते में जमा करता है। हम आप लोग को लेसन 1 में बताए थे कि बैंक कौन कौन से अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देता है, कौन कौन से अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देता है। और उसमें हम आप लोग को बताए थे चालू खाता के बारे में कि चालू खाता क्या होता है, बचत खाता क्या होता है, सावधि जमा खाता क्या होता है, गुल्लक खाते क्या होता है, आवृत्ति जमा खाते। तो इन सब खाते में बैंक ये फैसिलिटी अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करता है जनता से जमा को स्वीकार करने के लिए। चालू खाता, तो हम इस वाले चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे कि चालू खाता कौन खोलता है, किसके लिए ज़रूरत होता है, मतलब चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, गुल्लक, इन सब सारे के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और लेसन 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और देखिए, जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, जो भी ग्राहक, कोई भी मतलब संस्था, लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो भी है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नगद जमा, आपको पैसा जमा करना है, नगद जमा, और दूसरा होता है साख जमा। तो हम बैंक की पूंजी के स्रोत में पढ़ रहे थे कि बैंक कहाँ कहाँ से पूंजी जुटाता है। ठीक है, बैंक की पूंजी के साधन क्या है, बैंकों के पूंजी के साधन क्या है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक क्या है। तो अंश पूंजी के बारे में हम लोग पढ़े थे, जमाए के बारे में भी पढ़ लिए। और तीसरा है साख का निर्माण। तो साख के निर्माण के द्वारा कैसे बैंक पूंजी को जुटाता है, इसमें ये पढ़ने वाले हैं। साख का निर्माण, ये इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, साख निर्माण का विस्तृत अध्ययन अध्याय 19 में किया गया है। तो इसी बुक का चैप्टर नंबर 19 में साख के निर्माण के बारे में डिटेल दिया हुआ है। पूरा डिटेल अध्ययन उसमें करेंगे चैप्टर 19 में, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो बैंक कैसे अपनी पूंजी जुटाता है, ठीक है, बैंक की पूंजी के साधन साख का निर्माण कैसे है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो दिया है कि साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य है। साख का निर्माण करना, जो व्यापारिक बैंक का मतलब बताए थे आप लोग को, इसको वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं। तो साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य। और ये भी आपसे पूछे थे कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो भारत का तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
तो साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य है, ये मेन काम है। आधुनिक बैंकों का लाभ का प्रमुख साधन साख सृजन है। बैंक का मतलब लाभ है, मतलब बैंकों के लाभ का प्रमुख साधन क्या है? साख सृजन है। साख निर्माण द्वारा बैंक अपनी नगद जमाओं से कहीं अधिक धनराशि उधार देकर अपनी जमाओं तथा व्यवसाय में वृद्धि कर लेते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि साख निर्माण के द्वारा बैंक अपनी नगद जमाओं से कहीं अधिक धनराशि उधार देकर, मतलब आप जितना जमा करते हैं उससे ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है? ग्राहकों को ऋण देकर। कैसे ग्राहक को ऋण दे के होगा? जब हम बैंक जो होता है, बैंक अगर मान लीजिए हमें लोन दे रहा है, जब हमें लोन देगा तो क्या होगा? हम उसके बदले एक तो उसका पैसा, बैंक का पैसा यूज़ भी करेंगे और ऊपर से उसका कुछ % बैंक इंटरेस्ट भी लेता है। तो यही दिया हुआ है कि बैंक साख निर्माण द्वारा बैंक अपनी नगद जमाओं से कहीं अधिक धनराशि उधार देकर अपनी जमाओं तथा व्यवसाय में वृद्धि कर लेते हैं। तो बैंक क्या करता है? अपनी नगद जमाओं से कहीं अधिक, मतलब अधिक प्रॉफिट बैंक को किससे होता है? धनराशि उधार देकर। क्यों, कैसे होता है उधार देकर? अगर बैंक धनराशि को उधार दे रहा है तो उसके बदले क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है। तो यही दिया है कि बैंक जब किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण देता है तो ऋण राशि को नगद नहीं देता। अगर बैंक किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को लोन देता है तो वो लोन नगद नहीं देता है, कैश नहीं देता है, बल्कि क्या करता है? जो लोन मांग रहा है, मान लीजिए हम ही लोन मांग रहे हैं, तो मेरे नाम से खाता खोलकर, ऋणी का खाता खोलकर ऋण राशि उसके खाते में जमा कर देता है। अगर मान लीजिए बैंक में कोई लोन लेने जा रहा है तो बैंक क्या करता है? कैश लोन नहीं देता है। वो क्या करता है? जो पर्सन लोन मांग रहा है उसके नाम से अकाउंट खोल देता है और जितना लोन मांग रहा है उतना पैसा उसके अकाउंट में जमा कर देता है। इससे क्या होगा? बैंक की जमाओं में वृद्धि हो जाएगी, बैंक का जो भी जमा है उसमें वृद्धि हो जाती है। और साख निर्माण द्वारा बैंक कितनी पूंजी एकत्रित कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक के पास कितनी नगद जमा है और नगद जमा का कितना % बैंक को नगद कोष में रखना पड़ता है। तो यही दिया है कि क्या होगा? अगर लोन लेना है तो क्या करेगा बैंक? आप जो भी ऋणी होगा उसका खाता खोलेगा और खाता, उससे क्या होगा? बैंक का तो जमा में भी वृद्धि होगा और जब हम मान लीजिए उसका पेमेंट करेंगे तो साथ में उसको इंटरेस्ट देंगे, तो ये क्या होगा? बैंक को लाभ भी होगा। तो हम लोग पढ़े थे अंश पूंजी, बैंक के पूंजी के साधन क्या है? तो अंश पूंजी पढ़े थे, जमाए, निक्षेप, इनके बारे में पढ़ लिए थे। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है आरक्षित निधि। आरक्षित निधि को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड। अब देखिए इसके बारे में जो हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, देखिए जमा निक्षेप के बारे में इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। साख का निर्माण, इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, तो अध्याय 19 में पढ़ेंगे। लेकिन जब आपके बुक में क्वेश्चन आने वाला है कि बैंक की पूंजी के स्रोत क्या हैं, तो आपको पांचों हेडिंग याद होना चाहिए। अंश पूंजी, जमाए और क्या होगा? साख का निर्माण, रिजर्व फंड को बोलते हैं आरक्षित निधि, लोन। ये पांचों हेडिंग याद होना चाहिए। पांचों हेडिंग के बारे में जितनी जानकारी हो थोड़ी थोड़ी लिख देना चाहिए, ठीक है। तो बैंक की पूंजी के स्रोत, अगला साधन क्या है? आरक्षित निधि। आरक्षित निधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करने वाले हैं।